तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बॉर्डर पार साउथ कोरिया के एक गार्ड पोस्ट पे कब्जा कर लेते हैं और साउथ कोरियन सोल्जर्स को बंदी बना लेते हैं। तो उन्हें रेस्क्यू करने भेजा जाता है स्पेशल फोर्सेस के अल्फा टीम को, जिसे लीड कर रहा था कैप्टन शिजिन, जिसका कोड नेम था बिग बॉस। अब इनके रूल्स की वजह से यहाँ कोई भी पहले फायर नहीं कर सकता था, इसीलिए शिजिन और देयोंग, जो की कहानी का सेकंड मेन लीड है, दोनों गन्स बाहर रख के बातचीत करने अंदर आते हैं। शिजिन नॉर्थ कोरियन कैप्टन आन को कहता है कि हर साल तुम लोग ये ड्रामा क्यों करते हो, फालतू में लड़ने का तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए तुम लोग जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। नॉर्थ कोरियन कैप्टन कहता है कि खाली हाथ तो नहीं जा सकते, चलो एक फाइट करके ही जाते हैं। तो दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तो शिजिन उसे इजीली हरा देता है। तो नॉर्थ कोरियन कैप्टन आन अपने टीम के साथ वापस चले जाते हैं। तो अल्फा टीम को सिर्फ स्पेशल मिशंस के लिए ही भेजा जाता था, इस बीच इन्हें कुछ वेकेशंस मिल जाते थे। तो इसी तरह शिजिन और देयोंग अपने वेकेशन पे थे, जहाँ दोनों मस्त टॉय गन से बलून्स फोड़ रहे थे। अभी बाहर एक हल्ला होता है क्योंकि एक लड़का किसी की स्कूटी चुरा के भाग रहा था। तो ये दोनों टॉय गन लेकर रास्ते के सामने आ जाते हैं और उस लड़के को शूट कर देते हैं, जिससे वो स्कूटी से गिर जाता है। स्कूटी वाला तो अपनी स्कूटी लेकर निकल जाता है, वहीं शिजिन उस लड़के का फर्स्ट एड वगैरह कर देता है। इवन उसके हाथ में लिख देता है कि ये एक चोर है। देयोंग पास के हॉस्पिटल में कॉल करता है, जहाँ से एम्बुलेंस आती है और इस लड़के को ले जाती है। दोनों एक कैफे में बैठकर उसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे। तभी शिजिन को म्योंगजू का कॉल आता है, जो देयोंग की गर्लफ्रेंड है और वो भी आर्मी में है। पर इनकी लव स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो देयोंग उसे कॉल पिक करने से मना करता है। अभी देयोंग नोटिस करता है कि उसका फोन गायब है। तभी उसे क्लिक होता है कि फोन तो उस लड़के ने निकाल लिया था जब ये दोनों उसकी फर्स्ट एड कर रहे थे। देयोंग कहता है उसकी तो अब खैर नहीं, ये बोलकर दोनों उस हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। इधर उस लड़के को जब हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा था, तभी उसका फोन गिर गया था, तो उसे नर्स अंदर ले जा रही थी। पर उस फोन पे म्योंगजू का कॉल आता है। तो नर्स कह देती है कि फोन जिसका है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। देन हम मिलते हैं कहानी की फीमेल लीड से डॉक्टर मोयोन, जो इस लड़के को चेक करती है, एडमिट करने को कहती है। तभी मोयोन को एक सीनियर डॉक्टर बुलाते हैं। तो आसपास किसी को ना देखकर ये लड़का, जिसका नाम था गीबॉम, यहाँ से भागने लगता है, मगर उससे भागते हुए मोयोन देख लेती है। तो वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ के वापस ले आती है। अब गीबॉम को यहाँ से जाना था क्योंकि अभी उसके कुछ पंगे चल रहे थे, जिसपे हेड नर्स उसे एग्जामिनेशन फी भरने के लिए कहती है, जो सुन गीबॉम साइलेंट हो जाता है, पर उसे वॉशरूम जाना है कहता है। फिर नहीं भागेगा, इसीलिए वो उन्हें देयोंग का फोन देकर जाता है, और क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि वो फोन किसी और का है, इसीलिए गीबॉम को वॉशरूम जाने देते हैं। इधर शिजिन और देयोंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, मगर तभी गीबॉम वॉशरूम से भाग जाता है। शिजिन देयोंग के फोन पे कॉल कर रहा था, जिसका नाम बिग बॉस नाम से सेव किया हुआ था, जो देखकर मोयोन को लगा कि ये लड़का किसी गैंग का होगा। शिजिन देयोंग के नंबर पे कॉल करते रहता है। रिंगटोन की आवाज सुनते हुए दोनों मोयोन के पास आ जाते हैं। इतनी बार कॉल आने की वजह से मोयोन कॉल पिक कर लेती है। शिजिन को देखकर पूछती कि क्या तुम ही बिग बॉस हो। शिजिन कहता है हाँ, पर ये फोन आपके पास कैसे। मोयोन कहती है वो पेशेंट मुझे देकर गया था, क्या तुम सब उसके फैमिली हो। शिजिन कहता है नहीं, पर ये फोन हमारा है। अभी इन्हें पता चलता है कि वो लड़का फिर से भाग गया है। मोयोन को लगा कि ये दोनों गुंडे हैं, इसीलिए वो इन्हें बाहर भगाने के लिए कह देती है। तो नर्स इन्हें बाहर कर देती है, पर शिजिन को मोयोन पसंद आ जाती है, इसीलिए वो यहाँ रुकने के लिए बहाने करने लग जाता है। पर देयोंग उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है गीबॉम को ढूंढने के लिए। बाहर एक गली से आवाज सुनकर दोनों जाकर देखते हैं कि गीबॉम को कुछ लोग मार रहे थे। तो ये दोनों उन सब की धुलाई करके गीबॉम को बचाते हैं। इधर देयोंग को ढूंढते हुए म्योंगजू हॉस्पिटल पहुंच गई थी, जिसे मोयोन देखती है। तो दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों में कॉलेज टाइम में कुछ पंगा था। म्योंगजू एक आर्मी डॉक्टर है, एक इंटर्नशिप के टाइम दोनों मिले थे, जहाँ एक लड़के के चक्कर में दोनों में पंगा हुआ था, इसलिए अब भी दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते। इधर शिजिन और देयोंग गीबॉम को एडमिट करने लाते हैं। अभी उनके सामने म्योंगजू आती है। तो शिजिन नर्स के साथ गीबॉम को अंदर ले जाता है। म्योंगजू देयोंग को बात करने बुलाती है। तो हमें पता चलता है कि दोनों के लव स्टोरी के विलन है म्योंगजू के डैड, जो कि आर्मी जनरल है। वो इनका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि देयोंग एक निचले लेवल का सोल्जर है, इसीलिए उन्होंने देयोंग को अपनी बेटी से दूर रहने का ऑर्डर दिया है, जो वो फॉलो कर रहा है। इस वजह से म्योंगजू उससे बहुत नाराज है। इधर मोयोन गीबॉम को चेक करने आती है। इसकी हालत देखकर मोयोन अज्यूम कर लेती है कि शिजिन और देयोंग ने ही इसकी ये हालत की है, इसीलिए वो गीबॉम को सच बोलने के लिए कहती है। वो बताता भी है कि इन्होंने मुझे बचाया है, पर मोयोन को बिलीव ही नहीं होता। वो सिक्योरिटी से सीसीटीवी चेक करने के लिए कहकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तो शिजिन उसे समझाने आता है, बताता है कि उसने हमारा फोन चोरी किया था, इसीलिए हम उसे ढूंढते हुए आए थे। फिर अभी बाहर उसे कुछ लोग मार रहे थे, इसीलिए हम उसे बचा कर लाए। मोयोन कहती है उसने तुम्हारा फोन चोरी किया और तुमने उसे बचाया। ये बोलकर उसी फोन से पुलिस को कॉल कर रही थी। तो शिजिन फोन को फ्लिप करके कॉल काट देता है और उसे बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और हम किसी गैंग से नहीं है। बिग बॉस मेरा कोड नेम है। मोयोन कहती मैं कैसे बिलीव कर लूं। शिजिन कहता है क्योंकि तुम कोरिया के टॉप हॉस्पिटल में काम करती हो, जरूर तुम MU से ग्रेजुएट हो, तो शायद तुम म्योंगजू को जानती होगी, मिलिट्री एकेडमी की डॉक्टर है। हम सभी सोल्जर्स हैं। अभी हमारी कुछ दिन की वेकेशन थी, इसीलिए हम किसी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। बिलीव नहीं होता तो उससे पूछ लेना, वो यही होगी। ये बोलकर वो साथ में म्योंगजू को ढूंढने चलने कहता है। इधर म्योंगजू क्योंकि सीनियर थी, तो देयोंग उसे एक सीनियर की तरह ही रेस्पेक्टफुली बात कर रहा था, जिससे म्योंगजू और ज्यादा नाराज और इमोशनल हो रही थी। उससे पूछती कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मेरे पापा की वजह से? आखिर तुम मुझे कब तक अवॉइड करोगे? मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते? पर देयोंग कोई जवाब नहीं देता। तो म्योंगजू से सैल्यूट पोज में पूरी रात खड़े रहने का ऑर्डर देती है। तभी शिजिन मोयोन के साथ पहुंच जाता है। मोयोन उसे इनकी आइडेंटिटी कंफर्म करती है। तो म्योंगजू इन्हें भगोड़े सोल्जर्स बताकर चली जाती है, पर मोयोन शिजिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, सीसीटीवी फुटेज चेक करने, ताकि वेरीफाई कर सके कि इन्होंने गीबॉम को नहीं मारा था। सिक्योरिटी उन्हें थोड़ी देर बाहर रुकने के लिए कहती है, जिस बीच दोनों अपना इंट्रो कर लेते हैं। देन सीसीटीवी फुटेज देखकर मोयोन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हो जाती है। इतने सारे बंदों को शिजिन और देयोंग ने पीट जो दिया था। शिजिन के फाइटिंग स्किल्स को देखकर वो काफी इंप्रेस तो हो गई थी। उसे मिसअंडरस्टूड करने के लिए सॉरी कहती है। शिजिन कहता है कि अगर बुरा लगा हो तो मेरी ट्रीटमेंट कर दो, क्योंकि उसके पेट में गोली
गोली लगी थी और आज लड़ाई की वजह से उसके स्टिचेस खुल गए थे। तो ये घाव देखकर मोहन पूछती कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। शिजिन बहाना मार देता है कि ऐसे ही कुछ ग्राउंड वर्क करते हुए लग गई थी, पर घाव देखकर मोहन समझ गई थी कि ये गोली लगने का निशान है। तो शिजिन बताता है कि नॉर्मैंडी में एक लड़ाई के दौरान ये गोली लगी थी। उस दिन आसमान से जैसे गोलियों की बरसात हो रही थी। मोहन मजाक में कहती कि अच्छा प्राइवेट रयान को बचाने गए थे क्या। तो मोहन उसकी ड्रेसिंग कर देती है और आर्मी क्लिनिक में रेगुलरली ड्रेसिंग कराने जाने कहती है। शिजिन कहता है क्या मैं हर दिन यहाँ नहीं आ सकता। मोहन कहती है हर दिन नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन आने से हो जाएगा। शिजिन कहता है क्या तुम मुझे ट्रीट करोगी। मोहन कहती है इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शिजिन कहता है पर मुझे जरूरत है, स्पेशली एक ब्यूटीफुल डॉक्टर। मोहन कहती है अगर तुम्हें ब्यूटीफुल डॉक्टर चाहिए फिर तो मैं ही बेस्ट ऑप्शन हूँ। ठीक है फिर कल 2 बजे आ जाना। शिजिन कहता है डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं, क्या कोई बॉयफ्रेंड है। इसमें मोहन कहती है कि सोल्जर्स तो हर वक्त अपने ड्यूटी पे होते हैं, क्या कोई गर्लफ्रेंड है। शिजिन कहता है तो पहले कौन बताएगा। अब दोनों को देखकर समझ तो आ ही रहा था कि दोनों एक दूसरे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सीन कट होता है रात को शिजिन हॉस्पिटल जाने के लिए यूनिफॉर्म चूज कर रहा था। तो देयोंग कहता है कि वो भी कल उसके साथ आएगा। तो अगले दिन गिबॉम के सारे हॉस्पिटल बिल्स देयोंग पे कर देता है, क्योंकि वो गिबॉम की सिचुएशन से रिलेट कर गया था। क्योंकि गिबॉम एक स्टेट लेवल एथलीट था, पर पैसों की वजह से उसे चोरियां करना पड़ता था, इसीलिए वो गिबॉम को सुधरने के लिए मोटिवेट करता है। शिजिन मोहन को ढूंढ ही रहा था, तभी वो उसे एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को ले जाते हुए देखता है। तो वो उन्हें आईसीयू में पहुंचाने में हेल्प करता है और बाहर उसका वेट करता है। लेकिन सर्जरी में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता और शिजिन को टाइम पे अपने आर्मी कैंप वापस लौटना था, इसीलिए वो मोयन से ना मिले ही चला जाता है। तो शाम को ऑपरेशन के बाद मोयन को जब पता चला कि शिजिन आया था तो वो उसे कॉल करती है। तो शिजिन अपनी फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, उसे कहता है कि क्या तुमने मेरा नंबर सेव किया था। मोयन कहती है हाँ और अब तुम भी कर लो। शिजिन कहता है फिर मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। मोयन कहती क्या तुम हमेशा इतनी डायरेक्टली बात करते हो। तो शिजिन थोड़ा टीज करते हुए कहता है कि मैं तो अपने ट्रीटमेंट के लिए आने की बात कर रहा था, तुमने क्या सोचा। मोयन कहती मेरा भी वही मतलब था, वैसे कल तुम कितने बजे फ्री रहोगे। शिजिन कहता है कल की बात छोड़ो, क्या हम अभी मिल सकते हैं। तो मोयन उसे हाँ कह देती है, क्योंकि वो भी उससे मिलना चाहती थी। तो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पीली तैयार होते हैं। शिजिन हॉस्पिटल पहुंचकर मूवी टिकट्स बुक कर देता है और नीचे मोयन के आने का वेट कर रहा था, पर तभी उसे अपने चीफ का कॉल आता है, जो उसे अभी अपने अल्फा टीम के साथ एक मिशन पे जाने के लिए बुलाते हैं। इसलिए वो हॉस्पिटल के टेरेस पे चला जाता है। मोयन उसे कॉल करती है, पूछती है कि वो है कहाँ। तो शिजिन उसे बताता है कि वो अभी हॉस्पिटल के टेरेस पे है। मोयन ऊपर आती है तो शिजिन उसे सॉरी कहता है, अचानक एक इंपॉर्टेंट काम के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ शिजिन को ले जाने हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। मोयन कहती क्या कोई वॉर छिड़ गई है कि तुम्हें ले जाने हेलीकॉप्टर आया। शिजिन कहता है हाँ पर कोरिया में नहीं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पर क्या एक प्रॉमिस करोगी। अगले हफ्ते मिलते हैं। मोयन कहती पर तुम्हारे ट्रीटमेंट का क्या होगा। शिजिन कहता है डोंट वरी, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा। तो अगले हफ्ते हम एक मूवी डेट पे जाएंगे। मोयन को अभी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। शिजिन कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जवाब दो। मोयन कहती ठीक है। शिजिन कहता है देन इट्स अ डेट, अगले हफ्ते मिलते हैं। ये बोलकर वो हेलीकॉप्टर की ओर चला जाता है। दोनों ही थोड़े अपसेट तो होते हैं, पर ड्यूटी सबसे पहले आती है, इसलिए शिजिन अपने अल्फा टीम के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जहां यूएस आर्मी के साथ इनका जॉइंट मिशन था कुछ हॉस्टेजेस को बचाने का। प्लानिंग और ट्रेनिंग में कुछ दिन लग जाते हैं, पर आखिरकार शिजिन की टीम उन हॉस्टेजेस को बचा लेते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद शिजिन वापस कोरिया आने के लिए निकलता है। इधर मोयन के लिए यह हफ्ता काफी बिजी रहा, वीकेंड आ जाता है। फाइनली आज वो मिलने वाली थी शिजिन से, तो अपने कैजुअल कपड़े पहन के हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, पर तभी वो सामने शिजिन को देखकर अपना फेस छुपाने लग जाती है, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था। मोयन कहती तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, हम तो शाम को मिलने वाले थे। शिजिन कहता है तुमसे मिलने के लिए मुझसे वेट नहीं हो रहा था, पर तुम मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो, वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शिजिन उसे घर ड्रॉप करने आता है। मोयन अपने हेयर वॉश करने जाती है, तक उसे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने कहती है। तो साथ में बैठकर खाना खाने के बाद दोनों अपने मूवी डेट पे चले जाते हैं, पर अभी मूवी शुरू ही हुई थी कि शिजिन को फिर से अपने चीफ का कॉल आ जाता है और उसे अभी आने के लिए कहते हैं। तो उसे फिर से मोयन को सॉरी कहना पड़ता है, इससे अगेन मोयन को बुरा लगता है। शिजिन कहता हम किसी और दिन आकर मूवी देख लेंगे। मोयन कहती नहीं तुम जाओ, मैं अकेले मूवी देख लूंगी। तो अगेन दोनों ही काफी सैड होते हैं। तो शिजिन के जाने के बाद मोयन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्योंकि उसकी जगह किसी अमीर बाप की बेटी को प्रोफेसर बना दिया गया था, जिसके लिए वो 3 साल से ट्राई कर रही थी, क्योंकि मोयन उसके काबिल थी। लेकिन यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा था। पहली बार किसी मिनिस्टर के बेटे ने उसकी जगह छीन, दूसरी बार हॉस्पिटल डायरेक्टर के भतीजे ने, और इस बार एक बड़े शेयर होल्डर की बेटी को प्रोफेसर बना दिया गया, जबकि उसने एक भी ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं किया है। पर ये सब सुनकर उसके सीनियर तो उसी को डांटते हैं, जिससे मोयन तो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, काफी रोती है। इधर अल्फा टीम मिशन खत्म करके लौटते हैं, तो जनरल यूनाकर उन्हें बताते हैं कि तुम सबको 8 महीने के लिए वेकेशन पे भेजा जाएगा उरुक नाम की जगह पे, जहाँ एज ए ऑर्डिनरी सोल्जर तुम सबको अपनी ड्यूटीज करनी है। तो वहाँ जाने से पहले इन्हें 2 हफ्ते का लीव दिया जाता है। शिजिन मोयन से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो मोयन को टीवी पे देखता है, क्योंकि मोयन को उस नए प्रोफेसर की जगह एक इंटरव्यू के लिए भेजा गया था। तो शिजिन उसके वापस आने का वेट करता है। शाम को दोनों की मुलाकात होती है, तो दोनों कैफे में आते हैं। शिजिन सॉरी कहता है उस दिन उसे फिर से अकेला छोड़ जाने के लिए। मोयन कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तो इस बार कहाँ गए थे मिशन पे। शिजिन कहता है ज्यादा दूर तो नहीं, पर मैं तुम्हें उस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, आर्मी के रूल्स की वजह से। अब मोयन ऑलरेडी सैड थी प्रोफेसर की पोस्ट ना पाने की वजह से, तो उसे कहती कि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ से थोड़ी परेशान थी, फिर अचानक से तुम मुझे मिले, पर हमारी पहली डेट पर तुम मुझे छोड़कर गए, फिर दूसरी डेट पे भी, पर मैं इसी ख्याल में थी कि तुम कहाँ गए होगे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे इस बारे में बता भी नहीं सकते। पहली मुलाकात में ही तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हें वो चोट ग्राउंड वर्क करते हुए लगा था, और वो गन शॉट का निशान था, मतलब तुम्हें गोली लगी थी, यानी तुमने भी किसी पे गोली चलाया होगा। हमारे काम में या तो तुम किसी को मारते हो या कोई तुम्हें मार देगा।
पर मैं हर दिन 12 घंटे से भी ज्यादा ऑपरेटिंग रूम में रहती हूँ, मरते हुए लोगों की जान बचाती हूँ, पर तुम्हारी फाइट में लोग मरते हैं। शिजिन कहता है मैं एक सोल्जर हूँ और एक सोल्जर्स कमांड्स को फॉलो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना पड़ता है। मिलिट्री मिशंस में मैंने अपने 3 दोस्तों को खोया है, फिर भी मैं ये काम क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि किसी को तो ये काम करना ही होता ना। मेरे काम से इस देश में शांति और अमन बना रहता है। मोयन कहती पर मेरे लिए सबकी लाइफ इक्वल है, सभी को जीने का हक है। तो इनके प्रोफेशनल बिलीव्स की वजह से इनका रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। तो मोयन से गुड बाय कहकर चली जाती है, जिससे शिजिन काफी अपसेट तो होता है। तो इनकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और अल्फा टीम को उरुक भेज दिया जाता है, जहाँ ड्यूटी करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। वहीं हम देखते हैं गिबाओ ने भी इनके साथ आर्मी ज्वाइन कर लिया था। इधर मोयन फाइनली एक प्रोफेसर बन गई थी, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और अब वो सिर्फ वीआईपी पेशेंट्स को देखती है। लेकिन वो शिजिन को अब भी मिस करती है, क्योंकि वो उसे पसंद तो करने लगी थी और उस दिन उसके प्रोफेशनल लाइफ में जो सब कुछ चल रहा था उसकी वजह से उसने शिजिन को इतना सुना दिया था, जिसको अब वो रिग्रेट तो करती है। शिजिन का भी यही हाल था, मोयन को मिस तो कर रहा था। इधर हॉस्पिटल में बात चल रही थी कि एक मेडिकल टीम को उरुक भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ हिसोंग ग्रुप का एक पावर प्लांट बन रहा था और इनका हॉस्पिटल भी हिसोंग ग्रुप का था, इसलिए उरुक में एक मेडिकल कैंप के लिए वो लोग कुछ डॉक्टर्स को भेजने वाले थे। तभी हॉस्पिटल का चेयरमैन मोयन को आज रात डिनर के लिए इन्वाइट करता है। इसके लिए वो उसे होटल का लॉन्च बताकर अपने रूम में ले आता है। मोयन उसके इरादे समझ जाती है, तो वो चेयरमैन को खींच के अपना बैग उठाकर मारती है। उसे अगले दिन टेंशन हो जाती है कि कहीं चेयरमैन उसे हॉस्पिटल से निकालना दे। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तू हमारी हॉस्पिटल की स्टार है, चेयरमैन तुझे निकालने की बेवकूफी तो नहीं करेगा। लेकिन चेयरमैन मोयन को टीम लीडर बनाकर उरुक जाने वाली मेडिकल टीम को लीड करने के लिए कहता है। मोयन तो समझ जाती है कि ये उसने बदला लेने के लिए किया है। मेडिकल टीम तैयार होती है। इधर शिजिन को भी पता चल जाता है कि मोयन यहाँ आ रही है, क्योंकि उरुक में मेडिकल टीम के रहने और उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी शिजिन की टीम की थी। तो भयंकर गर्मी में उरुक एयरपोर्ट में मोयन और उसकी मेडिकल टीम वेट कर रही थी और सोच रहे थे कि कौन उन्हें ले जाने वाला है। तभी इनकी टीम में डॉक्टर सॉन्ग के फोन पे चेयरमैन का कॉल आता है, जो उसे मोयन को फोन देने के लिए कहता है। तो वो मोयन से कहता है कि अगर तुम हमारे बारे में दोबारा सोचोगी तो मैं तुम्हें वापस बुला सकता हूँ। लेकिन मोयन तो सबके सामने ही उसे सुना देती है, कहती है वापस जाकर सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे चेहरे पर फेंकूंगी, क्योंकि मैं खुद अपना हॉस्पिटल ओपन करने वाली हूँ। वो सभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आते हुए देखते हैं, इसमें से शिजिन और उसकी टीम निकलते हुए इनकी ओर आती है। मोयन यहाँ शिजिन को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि दोबारा उनकी मुलाकात होगी। हवा से मोयन का स्कार्फ थोड़ी दूर जाकर गिरा था, जिसे शिजिन उठाकर उसे लौटाता है और दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर इन सबको इनके रहने वाली जगह ले जाया जाता है, जहाँ सोल्जर्स इनका स्वागत करते हैं। फिर इन सबको इनके टेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे गिबाओं को देखकर मोयन और बाकी सब काफी सरप्राइज्ड एंड उसके लिए बहुत खुश होते हैं। मोयन ऐसे ही ये जगह देख रही थी, तभी उसके शू में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो उठाकर देखने लगती है। तभी उसके साइड से शिजिन बिना उसे देखे पार हो जाता है। मोयन कहती है इसने सच में मुझे नहीं देखा या इग्नोर कर रहा है, पर शिजिन तो अंदर जाकर मिरर से उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि उससे फिर से कैसे बात करे। तभी मोयन यहाँ के कुछ लोकल बच्चों को कुछ गंदा खाते हुए देखती है, तो उसे फेंककर वो एक चॉकलेट खाने देती है, जो देख दूसरे बच्चे भी उससे चॉकलेट मांगने आ जाते हैं, पर उनकी लैंग्वेज मोयन को समझ नहीं आ रही थी। तभी शिजिन आ जाता है, उन बच्चों को यहाँ से भगा देता है। मोयन से कहता है कि फेंस के इस पार आना मना है। मोयन कहती है तुम भी तो आए, ये बोलकर जाने लगी थी। कुछ दूर गई थी कि शिजिन कहता है कि हिलना मत, तुमने एक लैंडमाइन के ऊपर पैर रखा है। मोयन तो बहुत ज्यादा डर जाती है, किसी को हेल्प के लिए बुलाने कहती है। तो शिजिन उसके पास आता है, कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पे पैर रखता हूँ, तुम हट जाओ। ये बोलकर उसके पैर हटा देता है, उसकी जगह पे खड़ा हो जाता है। मोयन कहती क्या ये फट जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? शिजिन कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। मोयन कहती है तुम मेरे लिए क्यों मरोगे, तुम किसी को बुला कर लाओ, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। ये बोलते हुए काफी घबराते हुए किसी को बुलाने के लिए कहती है। अभी उसके धक्के की वजह से शिजिन नीचे गिरने लगता है, जिससे मोयन भी उसके ऊपर गिर जाती है। डर के मारे वो रोते हुए कहती है कि ये लैंडमाइन फटा क्यों नहीं। शिजिन को स्माइल करता हुआ देखकर वो गुस्से में उठ जाती है, कहती है कि तुमने फिर से झूठ कहा। शिजिन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो जानती हो मैं थोड़ा ज्यादा ही मजाक करता हूँ। पर मोयन गुस्से में कहती है कि मुझसे बात मत करना, चली जाती है। इधर देयोंग को म्योंगजू का एक पार्सल आता है, इसमें उसने एक लेटर भेजा था कि वो यहाँ आ रही है। तो हमें म्योंगजू को जनरल यून से बात करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि म्योंगजू के ही डैड थे और वो उसके उरुक जाने के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो म्योंगजू को डायरेक्टली कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं देयोंग को अपने दामाद के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कैप्टन शिजिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो जल्द ही जनरल भी बन जाएगा, इसीलिए शिजिन ही मेरा सन इन लॉ बनेगा। म्योंगजू कहती पर अगर आपने मुझे वहाँ जाने से रोका तो आप अपनी इकलौती बेटी को भी खो देंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर मोयन तो अभी भी गुस्से में घूम रही थी और शिजिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आता रहता है। तो उसके बार बार सॉरी बोलने पर मोयन फाइनली मान जाती है। अभी उनके नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है, तो सारे सोल्जर्स फ्लैग की ओर देखते हुए सैल्यूट करते हैं। तो शिजिन मोयन को उस ओर टर्न करता है और उसे कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह से मोयन और नर्सेस ट्रेनिंग कर रहे सोल्जर्स को देख रहे थे। शिजिन आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, पर मोयन उसे इग्नोर करके उन सोल्जर्स को ही देखते रहती है, जिससे शिजिन को तो बड़ा ही जेलस फील होता है। इसीलिए वो उन सोल्जर्स को वहाँ से भगा देता है, जिससे मोयन तो चिढ़ जाती है और इसका बदला लेती है मेडिकल कैंप में, जहाँ सबसे पहले सोल्जर्स का मेडिकल चेकअप होता है। तो मोयन सबसे पहले शिजिन को ब्लड डोनेशन के लिए बुलाती है और सिरिंज चुभाने से पहले ही उसे डराकर उसका थोड़ा मजाक उड़ाती है। पर तभी उन्हें बाहर से कुछ जोर से आवाज आती है। शिजिन को पता चलता है कि यूएन की ट्रक पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई है, इसमें मेडिसिन आ रहे थे। लेकिन जब चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है
है कि यूएन के ट्रक के नाम पे गन स्मगल किया जा रहा था। तो शिजिन लोकल पुलिस को बुलाकर इस बंदे को हैंडओवर कर देता है। इसको रिपोर्ट करने शिजिन उरुक में इनके आर्मी हेडक्वार्टर्स जाने वाला था। तभी मोयोन देयोंग से इंटरनेट कैफे के बारे में पूछती है। तो देयोंग उसे कहता है कि कैप्टन शिजिन हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं, तो वो आपको पास के शहर के इंटरनेट कैफे में ड्रॉप कर सकते हैं। तो मोयोन शिजिन के साथ चली जाती है। जाते हुए वो एक आइलैंड का साइन बोर्ड देखती है। तो शिजिन से उस जगह के बारे में पूछती है। शिजिन बताता है कि वो जगह बहुत दूर है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए इंटरनेट कैफे तक पहुंच जाते हैं, जो शॉप थी डॉक्टर डैनियल और उसकी वाइफ की। तो शिजिन उसे यहीं रहने के लिए कहकर अपने हेडक्वार्टर चला जाता है, जहाँ चीफ उसे यहाँ के इलीगल बिजनेस से दूर रहने के लिए कहता है, स्पेशली यहाँ के गैंगस्टर से। अभी हम देखते हैं कि जिस बंदे को उन्होंने पुलिस में दिया था, पुलिस तो खुद उसे इनके बॉस तक ले जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। तो इस गैंग के बॉस का नाम था आर्गस, जो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन टाइप था। इधर देयोंग को कोरिया वापस बुला लिया गया था, जो कि म्योंगजू के डैड ने ही कराया था, क्योंकि म्योंगजू यहाँ जो आ रही थी। इस बारे में शिजिन को भी पता चलता है। तो वापस आते टाइम वो काफी अपसेट लग रहा था। मोयन उससे रीजन पूछती है। तो शिजिन उसे बताता है कि देयोंग को कोरिया वापस बुला लिया गया है। मोयन कहती क्या तुम जेलस हो रहे हो कि उससे पहले कोरिया वापस जाने को मिला। शिजिन कहता नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सनल इशू है। म्योंगजू यहाँ आ रही है, इसीलिए उसके डैड ने देयोंग का ट्रांसफर कोरिया में करा दिया। तो मोयन उससे पूछती कि वैसे इन दोनों की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी। तो फ्लैशबैक शुरू होता है। तो म्योंगजू और देयोंग एक ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। देयोंग जल्दी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी थी। म्योंगजू कहती है तुम्हें थोड़ा अपना भी ख्याल करना चाहिए, इतनी जल्दी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपनी एक्स की शादी में जाना है क्या। पर देयोंग ने तब उसे इग्नोर कर दिया था। जब वो कार लेकर शादी में जाने वाला था, तब म्योंगजी भी उसके कार में आ गई। ड्रेस चेंज किया और उसे बताया कि अगर शादी में तुम मेरे साथ गए तो हम दोनों को साथ देकर तुम्हारी एक्स जरूर पछताएगी, पर इस हेल्प के बदले तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करना है, क्योंकि मेरे डैड तुम्हारे कैप्टन शिजिन के साथ मेरी सेटिंग करना चाहते हैं, पर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शिजिन मोयन को सीसाइड ले आता है। मोयन कहती है अच्छा तो तुम थे म्योंगजू के होने वाले दूल्हे, और वैसे हम कहाँ जा रहे हैं। शिजिन कहता है तुमने तो उस आइलैंड के बारे में पूछा था ना। मोयन कहती है तुमने तो बताया था कि वो बहुत दूर है। शिजिन कहता है इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। मोयन कहती है मुझे नहीं जाना। शिजिन कहता है तुम्हें उनकी लव स्टोरी के बारे में आगे जानना है या नहीं। तो मोयन मान जाती है। तो बोट से दोनों उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जो जगह मोयन को बहुत पसंद आता है। शिजिन कहता है हम यहाँ फिर से आएंगे। एक पत्थर उठाता है, उसे बताता है लोगों का मानना है कि यहाँ जो लोग आते हैं और यहाँ से पत्थर लेकर जाते हैं, वो लोग फिर से साथ में यहाँ आते हैं। मोयन कहती है ऐसा होता तो यहाँ कोई पत्थर ही नहीं बचता। शिजिन कहता है जो लोग यहाँ से पत्थर लेकर गए उन सभी ने वापस आकर पत्थर यहाँ रख दिए थे, जो बात मोयन को काफी अच्छी लगती है। तो शिजिन वही पत्थर उसे देता है, जिसे मोयन अपने पास रख लेती है। तो कुछ देर ये जगह घूमने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि अरब लीग के प्रेसिडेंट यहाँ इमरजेंसी लैंड करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें कोई हेल्थ इशू आ गई थी, इसीलिए यहाँ फुल सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है और प्रेसिडेंट को तुरंत से इनके मेडिकल कैंप में लाया जाता है। मोयन इन्हें चेक करती है, बताती है कि इनकी अर्जेंटली सर्जरी करनी पड़ेगी, इसीलिए वो आईसीयू रेडी करने के लिए कहती है। उनकी सिक्योरिटी टीम उन्हें रोकती है, कहती है प्रेसिडेंट पे सिर्फ एक अरब डॉक्टर ही ऑपरेट कर सकते हैं और इनका डॉक्टर 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। मोयन कहती है अगर अभी इन पे ऑपरेट नहीं किया गया तो ये आधा घंटा तक बच नहीं पाएंगे। पर सिक्योरिटी इनकी बात ना सुनकर उनके और गन पॉइंट कर देते हैं। चीफ शिजिन से वहाँ का सिचुएशन बताने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि इनके बीच बिल्कुल मत पड़ना, जैसा उनकी सिक्योरिटी चाहती है वैसा करो। अगर प्रेसिडेंट मर जाते हैं तो ब्लेम डॉक्टर्स पे डाल देंगे, इसलिए तुम कुछ भी हरकत मत करना। अब ये बात शिजिन को बिल्कुल भी सही नहीं लगती, इसलिए वो मोयन से पूछता है क्या तुम इन्हें बचा सकती हो। मोयन कहती हाँ अगर हमने अभी ऑपरेट किया तो। जैसे शिजिन और उसकी टीम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की ओर गन पॉइंट कर देते हैं और मोयन एंड डॉक्टर से सर्जरी शुरू करने के लिए कहता है और वो अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी के सामने जाकर गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बारे में चीफ कमांडर एंड सारे ऊपर के ऑफिशियल्स को पता चल जाता है, जिनकी फटी पड़ी थी, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को यहाँ कुछ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मोयन एंड बाकी डॉक्टर्स मिलकर सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं और प्रेसिडेंट की कंडीशन अभी स्टेबल थी। 1 घंटे बाद उनका ऑफिशियल डॉक्टर पहुंचता है, जो उनकी कंडीशन चेक करता है, सब कुछ ठीक था, जिससे मोयन एंड टीम भी चैन की सांस लेती है। पर शिजिन को ऑर्डर्स ना मानने की वजह से पनिशमेंट दी जाती है 24 घंटे स्टोरेज रूम में बंद करके रखने का। कुछ देर में उनका चीफ आता है, जो शिजिन को आकर बहुत सुनाता है और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। मोयन को जब शिजिन के पनिशमेंट के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो भागकर आई चीफ को समझाने लगी कि गलती शिजिन की नहीं है, मैंने ही सर्जरी करने के लिए हाँ कहा। चीफ कहते हैं आपको आर्मी के रूल्स के बारे में नहीं पता, इसलिए आप इसके बीच मत पड़िए। शिजिन ने जो गलती की है उसके लिए उसे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा, इसलिए आप जितने दिन यहाँ है अपना काम करिए और वापस चले जाइए। ये सुन मोयन को तो और ज्यादा बुरा लगता है, तो वो शिजिन से बात करने स्टोरेज रूम के बाहर आती है, जहाँ उसके बारे में सोचकर वो काफी रोती है। शिजिन माहौल को हल्का करने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, मेरे लिए तुम रो रही हो, काश मैं ये देख सकता। मोयन कहती हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसलिए मजाक करना बंद करो और अपना ध्यान रखो। ये बोलकर उसे एक मस्कीटो कॉइल पास करती है। कहता है मुझे इसी की तो जरूरत थी, थैंक यू तुमने ये ला दिया। जबकि स्टोरेज रूम में मस्कीटो कॉइल्स तो बहुत सारे थे, इसलिए अब मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर आराम करो। ये बोलकर उसे गुड नाइट कहता है। तो अगले दिन प्रेसिडेंट को होश आ जाता है, तो उन्हें वापस ले जाया जाता है, जिससे फाइनली सबकी टेंशन दूर होती है। पर इधर देयोंग को उनके आर्मी बेस जाना पड़ता है, जहाँ से वो कोरिया के लिए निकलने वाला था। पर तभी उसके सामने से म्योंगजू प्लेन से उतर कर आती है। देयोंग को जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, गुस्सा करती है, डांटने लगती है कि क्यों जा रहे हो, तुम्हारे लिए यहाँ आई और तुम मुझे बिना बताए जा रहे थे। देयोंग कहता है मैं बस ऑर्डर्स फॉलो
फॉलो कर रहा हूँ, ये बोलकर जाने लगा था। म्योंगजू उसका हाथ पकड़कर रोकती तो देयोंग उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लेता है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है, जिससे दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। आखिरकार दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी तो करते हैं। यहाँ इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। म्योंगजू देयोंग के साथ उसकी एक्स की शादी में पहुंच गई थी, जहाँ म्योंगजू तो उसकी एक्स को फुल जेलस फील करवा देती है देयोंग के साथ अपनी केमिस्ट्री दिखाकर, पर देयोंग उसकी शादी के लिए उसे गुड लक विश करता है, म्योंगजू को लेकर वापस चला आता है। इसके बाद से ही दोनों रेगुलरली मिलने लगे, एक साथ टाइम बिताते हुए दोनों को प्यार हुआ। पर फिर एक दिन इनके बारे में म्योंगजू के डैड को पता चला, जो इनके रिलेशन के बीच आ गए। अगले दिन शिजिन को स्टोरेज रूम से बाहर निकालने का ऑर्डर आया था, तो मोयन भाग के उससे मिलने आ जाती है। दोनों बात करके अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। अभी इन दोनों को अरब लीग के प्रेसिडेंट की ओर से इनवाइट आता है, तो दोनों उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट मोयन को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और उन्हें एक कार्ड देते हैं, जिसके बारे में पूछने पर सिक्योरिटी बताता है कि आप चाहे कहीं पे भी किसी भी मुसीबत में हो या आपको जो भी चाहिए हो, इस कार्ड से आप जो चाहे वो कर सकती हो। मोयन कहती हम 2 जन है, तो अगर 2 कार्ड्स मिलते तो अच्छा होता। तो प्रेसिडेंट उन्हें 2 कार्ड्स दे देते हैं। बाहर आकर मोयन कहती कि शायद ये कोई पास है। शिजिन कहता है चलो मैं चेक करके देखता हूँ। ये बोलकर वो सिक्योरिटी को वो एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं एक दिन के लिए आपकी ये कार्ड ले जाना चाहता हूँ, तो वो इन्हें कार्ड दे देते हैं। पर इससे मोयन तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि इस कार्ड से वो कुछ भी मांग सकती थी। शिजिन कहता है पर मेरे लिए ये काफी है, मेरे पास और 2.5 घंटे का फ्री टाइम है, इसलिए हम अभी डेट पर चल रहे हैं। तो दोनों अपने डेट के लिए कैफे पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों में नोक झोंक चली रही थी। इतने में शिजिन को एक कॉल आता है, उसे जाना पड़ेगा। मोयन कहती हमारे डेट के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों होती है, चाहे कोरिया हो या यहाँ पे हमारी डेट बिगड़ ही जाती है। तो इस बार तुम्हें कहाँ जाना है शायद तुम ये भी बता नहीं सकते, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। शिजिन कहता है कोई मिशन तो नहीं है और तुम्हारे साथ आने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो शिजिन उसे अपने साथ ले आता है अपने एक टीममेट की मेमोरियल सेरेमनी में, जिसकी मौत एक मिशन के दौरान हुई थी। तो यहाँ से फिर दोनों वापस चले आते हैं। अगले दिन मोयन को पता चला कि शिजिन को हेडक्वार्टर बुलाया गया है, क्योंकि उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इस मोयन यहाँ से कार लेकर उनके हेडक्वार्टर की ओर चली जाती है। इधर पनिशमेंट के तौर पर शिजिन की 3 महीने की सैलरी कट हो जाती है और उसका जो प्रमोशन होने वाला था उसे रोक दिया जाता है। कुछ देर में मोयन यहाँ पहुंच जाती है, जिसे चीफ के टेंट में जाते हुए शिजिन देख लेता है, तो वो जल्दी से उसे बाहर लाने जाता है। तब तक मोयन तो इधर चीफ को बहुत सुनाने लग गई थी, समझा रही थी कि इसमें शिजिन की कोई गलती नहीं है, उसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। तभी शिजिन आकर चीफ को सॉरी कहता है, मोयन को अपने साथ ले जाता है। कार से खाली जगह पे उतरकर वो मोयन को थोड़ा सुना देता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें उस दिन मैंने तोड़े थे, इसलिए मुझ पे एक्शन लिया जाएगा, इसलिए इसमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सुन मोयन गुस्से में कार लेकर अकेले चली जाती है। शिजिन शाम को एक गाड़ी से लौटता है और किचन में छुपाई हुई एक वाइन की बोतल निकालता है। तभी मोयन यहाँ जाती है, उसे देखकर वापस जाने लगती है। तो शिजिन उसे रोकता है। मोयन कहती कि शायद मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। शिजिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। मोयन कहती है वो पानी पीने आई थी। तो शिजिन उसे वाइन ऑफर करता है। मोयन ड्रिंक करने लगती है, तो दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। मोयन उसे ड्रिंक ऑफर करती है। शिजिन कहता है मुझे अलाउड नहीं है और अब तो एक विटनेस भी है, पर क्या तुम्हें वाइन पसंद है? मोयन कहती हाँ, उस दिन मूवी के बाद मैं तुम्हारे साथ वाइन पीने जाना चाहती थी। शिजिन कहता है क्या तुमने वो मूवी देखी? मोयन कहती नहीं, क्योंकि मुझे वो मूवी तुम्हारे साथ देखनी थी, पर इस मूवी की तारीफ में हर रोज आर्टिकल्स आते थे जिन्हें देखकर मुझे तुम्हारी याद आती थी और मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। देन उसे वाइन ऑफर करते हुए कहती है कि शर्माओ मत, मेरे सामने पी सकते हो। शिजिन कहता है मेरे पास एक तरीका है। उसके पास आता है, उसे किस करता है। मोयन शाय फील करती है, चली जाती है। अगले दिन मोयन टीम जाती है उरुक में बन रहे हीसोंग ग्रुप के सोलर पावर प्लांट में काम कर रहे सारे लेबर्स एंड स्टाफ का मेडिकल चेकअप करने, जहाँ वो मिलती है इस प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर मिस्टर जिन से, जो बहुत ही एरोगेंट था, पर बाकी वर्कर्स एंड लेबर्स बहुत अच्छे थे। इनमें से एक थे लेबर्स के लीडर मिस्टर को। मोयन को फिर से शहर जाना पड़ता है कुछ काम से, तो शिजिन उसे ड्रॉप करने जाता है, जहाँ मोयन तो अभी भी कल रात के किस के बारे में सोचकर बहुत एम्बैरेस थी। इसके लिए शिजिन उसे सॉरी कहता है। इधर कोरिया में म्योंगजू का खबरी देयोंग के पूरे दिन का शेड्यूल म्योंगजू को बताता था, लेकिन आज देयोंग उसे ऐसा करते हुए देख लेता है तो उसे थोड़ा डांटता है। इधर शिजिन और मोयन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बाहर निकले ही थे कि तभी शिजिन उसी माफिया के मेंबर को देखता है, जिसे उसने यहाँ के लोकल पुलिस से अरेस्ट करवाया था। पास ही में डैनियल का शॉप था, तो वो मोयन को वहाँ जाने के लिए कहता है और डैनियल से एक कार लेकर उनके कैंप लौटने कहता है। मोयन के जाने के बाद वो गन लेकर इसके पास आता है, तो वो गैंग मेंबर्स भी इन पे गन पॉइंट कर देते हैं। शिजिन उन्हें वार्न करते हुए हवा में गोली चलाता है, जिसकी आवाज इधर मोयन भी सुन पाती है। मोयन डैनियल को इस बारे में पूछती है। डैनियल कहता है डोंट वरी, यहाँ ये सब कुछ तो कॉमन है, बाकी शिजिन संभाल लेगा, तुम कार लेकर जा सकती हो। ये बोलकर उसे उनके कैंप की ओर भेज देता है। इधर गोली की आवाज सुनकर आर्गस शॉप से बाहर आता है। इसे देखकर शिजिन शॉक्ड होता है, क्योंकि आर्गस पहले यूएस आर्मी में था और कई सारे जॉइंट मिशंस में इन्होंने साथ में काम किया था, जिससे ये लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन एक जॉइंट मिशन के दौरान आर्गस को बचाते हुए शिजिन के एक सीनियर की जान चली गई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शिजिन उससे पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्गस बताता है कि मैं यहाँ का माफिया बॉस हूँ, आर्मी में वैसे भी कुछ खास इनकम नहीं थी, इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया जिसमें बहुत पैसे हैं, और वैसे ये सभी मेरे ही आदमी है, इसीलिए इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो शिजिन उसे वार्न करता है दोबारा उसके सामने आने से। इधर मोयन को शिजिन की फिक्र हो रही थी, इस चक्कर में उसका रास्ते से थोड़ा ध्यान हट जाता है, जिससे उसकी कार तो खाई की ओर जाने लगती है। लकीली कार एकदम एंड पॉइंट पे आकर रुक जाती है, पर कार किसी भी टाइम खाई में गिर सकती थी। मोयन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। घबराते हुए वो शिजिन को कॉल करती है और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताती है। शिजिन रास्ते में ही था, फुल स्पीड से वो इस तरफ आने लगता है। कार तो बहुत ही ज्यादा नीचे की ओर झुक रही थी। मोयन तो डर के मारे अपनी मॉम और शिजिन के लिए एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है और आंख बंद करके प्रे करने लगती है। तब तक शिजिन यहाँ पे पहुंच जाता है और बैक डोर से कार के अंदर चला आता है। कार को वो पीछे तो नहीं ला सकता था, इसीलिए वो मोयन का हौसला बढ़ाता है और उसे अपनी आंखों की ओर देखने कहता है। फिर एयर बैग्स को ओपन करके कार को नीचे गिरा देता है, इससे दोनों ही बच
जाते हैं मोयन को वो पानी से बाहर निकालता है। सीपीआर देकर उसे होश में लाता है। मोयन तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, उसे थोड़ा डांटने लगती है कार को ऐसे पानी में गिराने के लिए। शीन उसे टीज करते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं छोड़ सकता, वरना पता नहीं अगली बार तुम किस मुसीबत में पड़ोगी। देन दोनों वापस चले आते हैं। शीन उसे अपना कोट पहना देता है क्योंकि उसके कपड़े भीगे हुए थे। देन हमें पता चलता है कि पावर प्लांट का मैनेजर मिस्टर जिन आर्गस के लिए काम करता है, उसके लिए डायमंड स्मगल करता है। इधर कल शिजिन कोरिया लौटने वाला था, जिस बारे में मोयन को सबसे आखिर में पता चलता है, इसीलिए वो शिजिन से काफी नाराज होती है। शिजिन उसे सॉरी कहता है। मोयन कहती है मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी और अट्रैक्टेड हूँ, पर तुम्हारा काम बहुत डेंजरस है जो मुझे पसंद नहीं है। तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है, पर अगले ही पल तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, इस बारे में मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछ सकती और तुम बता भी नहीं सकते। मैं चाहती हूँ हम दोनों थोड़ा ज्यादा टाइम साथ में बिताएं, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके और डिसाइड कर सके कि हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर से तुम जा रहे हो। इसका शिजिन के पास अगेन कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो बस उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और अगले दिन मोयन से बिना मिले ही कोरिया वापस चला जाता है, जिससे मोयन तो और नाराज होती है। इधर शिजिन के डैड का रिटायरमेंट था, इसीलिए वो वापस आया था। उसके पास काफी टाइम था, इसीलिए वो देयोंग से भी मिलता है। देयोंग अपने आप को रोक रहा था म्योंगजू से बात करने के लिए, पर आखिरकार वो उसका कॉल पिक कर ही लेता है और बस म्योंगजू की बातें सुनता है। म्योंगजू तो इससे बहुत खुश होती है, पर इधर शिजिन और मोयन दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे। म्योंगजू यहाँ मोयन से मिलती है तो यहाँ भी इन दोनों में थोड़ी नोक झोंक चलती रहती है, तो वो मोयन को थोड़ा परेशान करने के लिए शिजिन को कॉल करके कहती है कि तैयार हो जाओ मेरे डैड के सन इन लॉ बनने के लिए। देयोंग तो कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहा है, इसीलिए सोच रही हूँ तुमसे ही शादी कर लूं। जो सुन मोयन को तो गुस्सा आ रहा था। इस बारे में सुनते ही शिजिन तो स्माइल करता है, कॉल कट कर देता है। तुरुक में काम खत्म हो चुका था, इसीलिए मोयन की टीम आज कोरिया वापस जाने वाली थी, तो सब लोग ग्रुप फोटो वगैरह क्लिक करते हैं। फिर दो टीम में ये सभी एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। पहली ट्रिप में मोयन, डॉक्टर सॉन्ग और उनके कुछ टीममेट्स एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद उरुक के कई इलाकों में बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक का सबसे बुरा असर हुआ था हेसोंग ग्रुप के पावर प्लांट में, जिसके बारे में पता चलता ही मोयन और उसकी टीम यहाँ के लोगों की हेल्प करने एयरपोर्ट से वापस चले आते हैं और यहाँ रेस्क्यू का काम शुरू होता है। उरुक में अर्थक्वेक के बारे में सुनकर डॉक्टर्स के फैमिली वाले सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाता है। रेस्क्यू वर्क में हेल्प करने के लिए कोरिया से बेस्ट सोल्जर्स को भेजा जाता है, जिन्हें लीड कर रहे थे शिजिन और देयोंग। इधर पावर प्लांट के अंदर बहुत से लोग फंस गए थे, तो उनका रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। रात तक इन्होंने काफी लोगों को रेस्क्यू किया और अब तक 15 लोग मर चुके थे। डॉक्टर्स की टीम उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और घायलों का इलाज कर रही थी। मोयन और म्योंगजू को सही सलामत देकर शिजिन और देयोंग को चैन पड़ता है। शिजिन अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन देता है और सबको ध्यान से काम करने कहता है। शिजिन मोयन के शूज के लेसेस बांध देता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। देन सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। सुबह हो जाती है। मैक्सिमम लोगों को इन्होंने रेस्क्यू कर लिया था, मगर अभी भी कुछ लोग भारी मलबे के नीचे दबे हुए थे। सोल्जर्स उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी मिस्टर जिन आकर रूडली कहता है कि हमें इस जगह की खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके नीचे मेरा लॉकर फंसा हुआ है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पर उस लॉकर में असल में इसने डायमंड्स छुपाए थे, जिन्हें अगर उसने आज रात तक आर्गस को नहीं दिया तो वो इसे मार डालेगा। पर उनके काम में डिस्टर्ब करने के लिए देयोंग उसे भगा देता है। मलबे के नीचे 2 लोग दबे हुए थे, जिनमें से एक थे लेबर्स के लीडर मिस्टर को और एक दूसरा लेबर जिसके सीने में एक रॉड घुस गई थी। शिजिन मोयन के साथ रास्ता क्लियर करते हुए वहां तक पहुंचता है, जहां कर इन्हें पता चलता है कि उनकी सिचुएशन बहुत खराब है, दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। तो मिस्टर को उस लेबर को बचाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। वही मिस्टर को के बच्चे तो वेल सेटल्ड हैं। ये सीन काफी सैड था। मोयन और शिजिन उनकी बात को मानते हैं और उस लेबर को बचा लिया जाता है, पर इससे मिस्टर को मारे जाते हैं। सारे सोल्जर्स रात को खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से काम में लग जाते हैं। एक दूसरे की चिंता में म्योंगजू और देयोंग का भी रिलेशन ठीक होता है, पर इधर मोयन काफी सैड होती है, क्योंकि कल ही यहाँ कितना हलचल था, सब लोग इतने खुश थे, मगर एक ही दिन में कितने ही लोगों की जान चली गई, जिससे मोयन काफी दुखी होती है। तो शिजिन उसे कंफर्ट करता है। अभी मोयन शिजिन के कंधे का चोट देखती है, तो वो उसकी ट्रीटमेंट कर देती है। शिजिन उसे सॉरी कहता है उस दिन उसे बिना बताए जाने के लिए और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मोयन कहती है मैंने भी मिस किया तुम्हें। इधर आर्गस मिस्टर जिन की धुलाई करने लग जाता है, क्योंकि वो डायमंड्स लेकर नहीं आया था। तो मिस्टर जिन उससे कल तक का टाइम मांगता है। अगले दिन शिजिन एंड टीम को एक और आदमी के बारे में पता चलता है, जो मलबे के काफी नीचे दबा हुआ था। तो ये लोग काफी मेहनत करके एक रास्ता बनाते हैं, जिसमें शिजिन अंदर जाता है उस आदमी को बाहर लाने के लिए, मगर तभी मिस्टर जिन दूसरी ओर से जेसीबी से मलबा हटाने लग जाता है, जिसके प्रेशर की वजह से अंदर फंसे शिजिन के ऊपर की छत टूटने लगती है, जिसके बारे में पता चलते ही देयोंग अपने सोल्जर्स को भेजता है और उस जिन को घसीट के लाने के लिए कहता है। इधर अंदर फंसे आदमी के ऊपर एक मलबा गिरने वाला था, शिजिन उसे कवर कर लेता है, पर इस चक्कर में उसे चोट लग जाती है। शिजिन से कोई रिप्लाई ना सुनकर सभी लोग उसकी बहुत फिक्र करते हैं। देयोंग रास्ता बनाकर अंदर चला जाता है। मोयन भागकर यहाँ पहुंच जाती है, पर देयोंग शिजिन और उस बंदे को सेफली बाहर ले आता है। मिस्टर जिन यहाँ आकर कहता है कि देखा ना, किसी को भी तो कुछ नहीं हुआ। जो सुन देयोंग तो गुस्से में खींचकर उसे 2 रैप्टे लगा देता है और उससे दूर ही रहने कहता है। तो शिजिन और उस बंदे को एडमिट किया जाता है। मोयन शिजिन के पास ही बैठी होती है, उसे बेड से उठने से मना करती है, पर उनकी चीफ रिपोर्ट लेने यहाँ आते हैं। तो मिस्टर जिन उनकी चीफ को कंप्लेन कर देता है कि आपके एक सोल्जर ने मुझ पर हाथ उठाया। तो चीफ उसे ही कहते हैं कि तुमने जो किया था उससे अगर किसी को भी कुछ होता उसके लिए तुम्हें क्या पनिशमेंट होती ये भी सोच लेना, इसीलिए मेरे सोल्जर से दूर रहना। पर सिविलियन को थप्पड़ मारने के लिए चीफ इन तीनों को कुछ राउंड्स दौड़ने का पनिशमेंट देते हैं। मोयन और उसकी टीम को वापस जाने का ऑर्डर मिल चुका था, इसीलिए मोयन शिजिन को कुछ मेडिसिन देती है, टाइमली उन्हें खाने के लिए कहती है और उनसे बताती है कि कोरिया जाने वाले लिस्ट में मेरा नाम भी है। लेकिन वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करती है, जिसमें मोयन, डॉक्टर सॉन्ग, हेड नर्स और भी कुछ डॉक्टर्स यहाँ रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ के पेशेंट्स को उनकी जरूरत थी। और बाकी कुछ लोग वापस जाने के लिए रेडी होते हैं। शाम को मरे हुए लोगों के लिए सब लोग प्रे करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। डैनियल भी इनकी हेल्प करने के लिए यहीं रुका हुआ था, जो यहाँ के ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस को ठीक कर देता है। तभी मोयन आती है
इन सबका मूड ठीक करने के लिए वो अपने फोन को कनेक्ट करके एक लाइट हार्टेड सॉन्ग प्ले करती है। तो मोयन ये गाना चालू करके पेशेंट्स को देखने चली जाती है। तो इस गाने के खत्म होने के बाद मोयन की वो वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जो उसने खाई की चोटी पे लटकते हुए रिकॉर्ड किया था, इसमें उसने शिजिन के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था। तो ये ऑडियो प्ले होने से पहले ही शिजिन ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच गया था। तो वो मोयन का कन्फेशन सुनकर स्माइल कर रहा था। मोयन कुछ ही देर में भागकर यहाँ पहुंच जाती है, अपना फोन लेकर यहाँ से भागने लगती है, मगर शिजिन तो खिड़की से जम करके उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि अब तो तुमने मान भी लिया कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। मोयन बहाने करने लग जाती कि ये मेरी आवाज नहीं थी। शिजिन तो उसे और टीज करने लगता है और कहता है अब तो तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। मोयन को काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था, पर वो उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाती है। पर मोयन के फ्रेंड्स भी उसे टीज करने लगते हैं। अगली सुबह मोयन सोल्जर्स को जॉगिंग करता हुआ देख रही थी। तभी हेड नर्स उससे मजाक में कहती कि शिजिन इसी तरफ आ रहा है। जो सुनते ही मोयन तो यहाँ से भागने लग जाती है और एक स्टोरेज रूम के बाहर आकर रुकती है। लेकिन शिजिन तो उसी रूम के विंडो से उसे ही देख रहा था। उसे देखकर वो फिर से भागने लगती है, लेकिन शिजिन उसे रोक कर कहता है आखिर और कब तक मुझसे दूर भागोगी? तुमने मेरे लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, इसमें एम्बैरेस होने वाली कौन सी बात है? मैं तो इससे ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं तो तुमसे दूर नहीं भागता, इसीलिए मुझे अवॉइड मत करो। इन दोनों को यहाँ से एक मीटिंग में जाना होता है, लेकिन जाते हुए उनकी कार माइंस वाले रास्ते में फंस जाती है। तो वो दोनों माइन वाले एरिया को रेड फ्लैग से मार्क कर देते हैं और वापस जाने के लिए एक ट्रक से लिफ्ट लेते हैं, जहाँ दोनों काफी सारी बातें करते हैं। शिजिन पूछता है क्या कोरिया जाने वाले लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है? मोयन कहती नहीं, मैं नहीं जा रही। शिजिन पूछता है क्यों? मोयन कहती तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं और तुमसे दूर नहीं भागना चाहती, तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती हूँ। जिसमें शिजिन उसे किस करता है। तो इस बार मोयन भी अपने आप को नहीं रोकती और उनकी किस कंटिन्यू रहती है। इधर मिस्टर जिन डायमंड वाले लॉकर को निकाल लाया था, क्योंकि उसका लॉक टूट गया था। तो वो लॉकर आर्गस को देकर चला आता है। आर्गस के लोग जब उस लॉकर को थोड़ी देर बाद तोड़ते हैं तो उसे खाली पाते हैं, क्योंकि मिस्टर जिन ने ही डायमंड्स को निकालकर लॉक को तोड़ दिया था उन डायमंड्स को लेकर भागने के लिए। तो कल डॉक्टर्स की जो टीम वापस जाने वाली थी, उसमें से एक डॉक्टर ने अपनी जगह मिस्टर जिन को दे दिया था, क्योंकि वो कल रात कोरिया वापस जाने के लिए बहुत हंगामा कर रहा था। तो वो डॉक्टर्स के साथ बस में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने डायमंड्स को निगल लिया था, लेकिन एयरपोर्ट पे आर्गस के आदमी पहुंचे हुए थे, इसलिए मिस्टर जिन एयरपोर्ट के अंदर जा ही नहीं पाता, पर उनसे बचकर एयरपोर्ट से निकल जाता है। जनरल यून उरुक पहुंचते हैं, अपने सोल्जर्स को थैंक यू कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं यहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फिर वो शिजिन, मोयन, म्योंगजू, देयोंग को बात करने अपने केबिन बुलाते हैं, जहाँ वो मोयन की तारीफ करते हैं अरब लीग के प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए और यहाँ रुककर सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए। देन वो मोयन को बाहर वेट करने के लिए कहकर डायरेक्टली शिजिन से पूछते हैं कि वो म्योंगजू को पसंद करता है या नहीं। शिजिन उन्हें क्लियरली बता देता है कि हम दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली पसंद नहीं करते, हम बस दोस्त हैं। जिसमें जनरल उसे भी बाहर जाने के लिए कहते हैं। तो देयोंग म्योंगजू का हाथ होल्ड कर लेता है और इस बार उनसे बिना डरे बता देता है कि वो म्योंगजू से बहुत प्यार करता है, उनसे शादी करना चाहता है। म्योंगजू भी यही कहती है। तो जनरल यून म्योंगजू को भी बाहर जाने के लिए कहते हैं और देयोंग से कहते हैं कि वो उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे, पर एक शर्त है कि देयोंग को आर्मी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो एक सर्जेंट रैंक के सोल्जर से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं कराएंगे। तो कंडीशन यह है कि देयोंग को आर्मी छोड़नी होगी और जनरल यून के फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस बार देयोंग पीछे नहीं हटता और म्योंगजू के साथ रहने के लिए उनकी शर्त को मान लेता है। बाहर आकर वो म्योंगजू को बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। म्योंगजू तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो उसे अपने आर्मी छोड़ने वाली कंडीशन के बारे में नहीं बताता। इधर शिजिन और मोयन का तो रोमांस चल ही रहा था, तभी वो पासी के मेडिकल शॉप के ओनर को एक बच्चे पे हाथ उठाता हुआ देखता है। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उस बच्चे ने कुछ मेडिसिन चुराए थे। इस बच्चे को देखकर समझ जाती है कि इसे मेजल्स है, जिसके साथ वो काफी बीमार है। वो दोनों कुछ मेडिसिन लेकर इस बच्चे को उसके विलेज तक छोड़ने जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उस विलेज के बहुत से बच्चों को मेजल्स और कई तरह की स्किन डिजीज थी। मोइन उनके इलाज के लिए इन सभी को यहाँ से ले जाने की बात करती है। अभी एक फातिमा नाम की लड़की आकर इन्हें बताती है कि वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये विलेज माफिया कंट्रोल करता है। यहाँ के बच्चे बड़े होकर गैंग में शामिल होते हैं, लड़कियों को दूसरे देश में बेच दिया जाता है और आज वो लोग फातिमा को ले जाने आने वाले हैं। चीन ने अपने बैकअप फोर्स को यहाँ आने के लिए बोल दिया था। तो कुछ ही देर में आर्गस अपने गैंग के साथ यहाँ पहुंच जाता है फातिमा को यहाँ से ले जाने, पर शिजिन उसे ले जाने नहीं देता। कुछ ही देर में सोल्जर्स के यहाँ जाने की वजह से आर्गस को यहाँ से निकलना पड़ता है। मोइन फातिमा के साथ उन सभी बच्चों को उनके मेडिकल सेंटर ले आते हैं उन सबका ट्रीटमेंट करने के लिए। शिजिन जनरल यून को आर्गस के बारे में रिपोर्ट देने आता है, पर जनरल यून उसे आर्गस के मामले से दूर रहने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि यूएस आर्मी आर्गस को पकड़ने के मिशन में लग चुके हैं, इसीलिए उन्होंने हमसे आर्गस के मामले में इंटरफेयर ना करने की रिक्वेस्ट की है। तो शिजिन उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। पेशेंट्स को चेक करने के बाद मोयन थोड़ी देर के लिए बाहर बैठी थी, तभी शिजिन उसके लिए कॉफी ले आता है। मोयन के बाल खुले हुए थे तो शिजिन उन्हें टाई कर देता है। तो सबके लिए कुछ पार्सल्स आए थे, जिसमें से एक देयोंग के नाम का आया था। तो मोयन उसे वॉकी टॉकी के थ्रू बताती है कि किसी सूजी ने तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है। जो नाम सुनते ही शिजिन और देयोंग भागते हुए पार्सल लेने आने लगते हैं, पर उससे पहले म्योंगजू यहाँ जाती है और पार्सल खोलकर देख लेती है। इसमें एक फोटो थी और उसमें शिजिन और देयोंग के साथ दो लड़कियां बैठी हुई थी और एक नोट में लिखकर भेजा था कि हमारी पहली मुलाकात की याद में। जो देखकर ही तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शिजिन और देयोंग के आने पर इनकी क्लास लेना शुरू करते हैं। देयोंग बहाने बनाने लग जाता है कि ये मेरे कजन है, पर उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो मोयन के पूछने पर शिजिन बताता है कि उरुक आने के बाद देयोंग ने मुझे इनसे मिलाया था, हम लोग तो बस एक ही बार मिले थे, बाकी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इधर इनके मेडिक्यूब से किसी ने नार्कोटिक्स के मेडिसिन चुरा लिए थे। इन्होंने चेक कर लिया था कि कोई भी बाहर से तो अंदर नहीं आया है, सारे पेशेंट्स भी यही हैं। तभी मोयन को समझ आता है कि फातिमा गायब है, यानी उसने ही नार्कोटिक्स ड्रग्स चुराए थे। तो लोकल पुलिस को खबर करने के बाद शिजिन और मोयन उसे ढूंढने निकलते हैं। इधर फातिमा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि हम ये नार्कोटिक्स ड्रग्स बेचकर यहाँ से निकल जाएंगे। पर फातिमा इस बात से अनजान थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी आर्गस के गैंग को ज्वाइन कर लिया था और वो
वो उसे आर्गस के पास ले जाने वाले थे, मगर तभी यहाँ शिजिन और मोयन पहुंच जाते हैं क्योंकि शिजिन ने अपने लोकल फ्रेंड के जरिए इनके बारे में पता कर लिया था। तो शिजिन और मोयन फातिमा को इनसे बचा लेते हैं। तो मोयन डिसाइड करती है कि वो फातिमा की हेल्प करेगी उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने में, ताकि वो अपनी लाइफ को सुधार सके। तो इस काम के लिए शिजिन मोयन की काफी तारीफ करता है। बिजली चली जाती है तो दोनों आर्मी के नाइट विजन गॉगल्स पहनकर साथ में डिनर करते हैं। इधर मिस्टर जिन, जो आर्गस से छुपता फिर रहा था, अपनी आइडेंटिटी बदलकर नकली पासपोर्ट बनवाकर उरुक से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा जाता है। इस बारे में शिजिन के आर्मी कैंप को कवर किया जाता है और बताते हैं कि पुलिस उसे पूछताछ करने ले गई है। शिजिन और देयोंग बात ही कर रहे थे कि मिस्टर जिन ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी एक लेबर आकर उन्हें बताता है कि शायद वो डायमंड्स के चक्कर में ये सब कर रहा है, क्योंकि एक बार उसने मिस्टर जिन को डायमंड्स छुपाते हुए देखा था। अब शिजिन को पता था कि यहाँ की पुलिस आर्गस के लिए काम करती है, इसीलिए वो मिस्टर जिन को आर्गस के पास ले गए थे, जहाँ आर्गस उसे मारने ही जा रहा था डायमंड्स ना देने के लिए। पर तभी यहाँ शिजिन और उसकी टीम पहुंच जाती है और मिस्टर जिन को बचाकर ले जाती है। अब क्योंकि इन्हें ऑर्डर था आर्गस के साथ कुछ भी ना करने का, इसलिए शिजिन उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब मिस्टर जिन को यहाँ एडमिट कर दिया गया था, लेकिन अचानक से उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है क्योंकि उसने डायमंड्स को खा जो लिया था। डॉक्टर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके पेट में डायमंड्स हैं, जिन्हें अभी ऑपरेशन करके निकालना होगा, वरना ये मर जाएगा। उनके साथ म्योंगजू भी ऑपरेशन में हेल्प करने आती है, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर जिन के अंदर बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसीलिए मोयन जल्दी से ऑपरेशन रूम को क्वारंटीन करने कहती है। म्योंगजू और मोयन दोनों ही मिस्टर जिन के ब्लड के कांटेक्ट में आ गए थे, इसीलिए वो दोनों बाकियों को यहाँ से निकाल देते हैं और बाहर सबकी चेकिंग शुरू करने कहते हैं। इस बार में पता चलता है शिजिन और देयोंग भागकर यहाँ पहुंच जाते हैं, मगर मोयन और म्योंगजू दोनों को बाहर ही रहने के लिए कहते हैं जब तक उनके टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते। यहाँ से कुछ दूर यूएस आर्मी बेस का मेडिकल सेंटर था। शिजिन और देयोंग तुरंत से इन सबका ब्लड सैंपल यहाँ पे टेस्ट करने ले आता है। कुछ घंटे बाद इन्हें रिपोर्ट मिल जाती है तो दोनों अपने कैंप वापस आते हैं। देयोंग म्योंगजू को आकर गले लगा लेता है क्योंकि म्योंगजू का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, यानी मोयन सेफ थी। देयोंग को म्योंगजू की बहुत फिक्र होती है, वो बहुत सैड होता है और म्योंगजू से हिम्मत रखने कहती है, बाहर जाने के लिए कहती है। तो दोनों अब वॉकी टॉकी के थ्रू बात करते हैं। पर रात को अचानक से लाइट चली जाती है और मेडिक्यूब में आर्गस अपने गैंग के साथ पहुंच जाता है अपने डायमंड्स और फातिमा को वापस ले जाने। ये पता चलते ही शिजिन अपने सोल्जर्स के साथ मेडिक्यूब में पहुंच जाता है और आर्गस को यहाँ से भगा देता है। मगर आर्गस को पता चल गया था कि यहाँ एक वायरस आउटब्रेक हुआ है। म्योंगजू के डैड उससे कॉल करते हैं तो म्योंगजू उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो देयोंग को आर्मी में ही रहने दे, क्योंकि उस दिन म्योंगजू ने अपने डैड की बात सुन ली थी जब उन्होंने देयोंग से आर्मी छोड़ने के लिए कहा था। म्योंगजू के साथ उसका रिलेशन एक्सेप्ट करने के बदले तो डैड उसकी बात मान जाते हैं, उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। म्योंगजू की तबीयत बिगड़ रही थी। इवन ट्रक में म्योंगजू की मेडिसिन आ रही थी जिसे डैनियल ला रहा था, मगर उस ट्रक को आर्गस के आदमी हाईजैक कर लेते हैं। शिजिन और देयोंग उन्हें ढूंढने जा ही रहे थे, तभी आर्गस उसे कॉल करता है, डायमंड्स लेकर आने के लिए कहता है, जिसके बदले ही वो ये मेडिसिन देगा। तो शिजिन और देयोंग डायमंड्स लेकर पहुंच जाते हैं, ट्रक को उनसे छुड़ाते हैं, पर फिर आर्गस के आदमियों की धुलाई कर देते हैं और उन डायमंड्स को सेव कर लेते हैं। म्योंगजू को मेडिसिन दी जाती है जिससे उसकी कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पर तभी पुलिस फातिमा को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने लगती है नार्कोटिक ड्रग्स बेचने के जुर्म में, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने कन्फेस कर लिया था कि फातिमा ही वो ड्रग्स बेचने लाई थी। तो फातिमा के लिए गवाही देने मोइन उनके साथ चली जाती है और उसे पता नहीं था कि ये पुलिस वाले आर्गस के लिए काम करते हैं। अगली सुबह जब शिजिन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट देकर लौटता है, उसे मोइन कहीं नहीं मिल रही थी। अभी एक नर्स उसे बताती है कि मोइन तो कल रात पुलिस के साथ चली गई थी, क्योंकि पुलिस फातिमा को अरेस्ट करके ले जा रही थी। तो शिजिन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अचानक उसे रास्ते के सामने फातिमा दिखाई देती है तो शिजिन कार रोककर उसकी ओर आने लगता है और तभी फातिमा के पैर पर कोई गोली मार देता है। आर्गस अपने गैंग के साथ उसके सामने आता है जिन्होंने मोयन को हॉस्टेज बना रखा था। तो आर्गस शिजिन से कहता है कि आज रात मेरे सबसे बड़ी वेपन डीलिंग के बाद मुझे इस कंट्री से निकलना है, क्योंकि मैं जानता हूँ यूएस आर्मी मेरे पीछे पड़ी है, इसीलिए आज रात 2 बजे तक मुझे इस कंट्री से सेफली निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बचेगी और बिना कोई होशियारी दिखाए मेरी बताई जगह पर पहुंच जाना। ये बोलकर आर्गस मोयन को लेकर चला जाता है। शिजिन हेडक्वार्टर अपने चीफ को रिपोर्ट करने जाता है जो उसे मोयन को बचाने जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। इवन कोरिया के पॉलिटिशियन भी उसे रोकने में लगे हुए थे, मगर शिजिन उनकी बात ना मानकर अकेले ही जाएगा कहता है। तो चीफ अपने सोल्जर्स को शिजिन को रोकने के लिए कहते हैं, पर तभी जनरल यून शिजिन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 घंटे होंगे डॉक्टर मोयन को सेफली बचाकर लाने के लिए, उस दौरान तुम कोरियन सोल्जर नहीं रहोगे। तो शिजिन अरब लीग के प्रेसिडेंट का वो दूसरा कार्ड यूज करता है और आज रात के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाता है और अकेले ही मोयन को बचाने निकल पड़ता है। और इधर देयोंग को जैसे ही मोयन के किडनैप होने के बारे में पता चलता है, वो समझ जाता है कि शिजिन अकेले ही उसे बचाने गया है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए अपने अल्फा टीम को रेडी करता है। देन म्योंगजू को इस बारे में बताता है, अपना लॉकेट उसे देकर अल्फा टीम के साथ निकल जाता है अपने मिशन पे। शिजिन छुपते हुए आर्गस के अड्डे में पहुंच जाता है और उसके गुंडे को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। एक जगह उसे गोली लगने ही वाली थी और तभी देयोंग एंड अल्फा टीम पहुंच जाते हैं जो दूर से ही स्नाइपर से उनके सामने आने वाले गुंडों को उड़ा देते हैं। कुछ ही देर में आर्गस मोहन के कनपट्टी पे गन रखकर अपने कुछ गैंग मेंबर्स के साथ उसके सामने आता है, लेकिन मोहन पे उसने बॉम्ब जैकेट पहना दिया था जिसका डिटोनेटर था आर्गस के हाथ में। हेलीकॉप्टर आ जाता है तो आर्गस कहता है पहले हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो। देयोंग स्नाइपर लेंस से देख लेता है कि डिटोनेटर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग मोहन के कंधे से जा रही है, जो बात वो शिजिन को बताता है। तो शिजिन मोहन के कंधे पर ऐसे गोली मारता है जिससे वो वायरिंग टूट जाती है और मोहन को ज्यादा चोट भी नहीं आती। तो अल्फा टीम वाले आर्गस एंड टीम को गोलियों से उड़ा देते हैं। शिजिन मोहन के पास जाता है, देयोंग बॉम्ब को चेक करता है, लेकिन डिटोनेटर के डिस्कनेक्ट होने के बाद भी बस 1 ही मिनट में ये बॉम्ब फटने वाला था, इसीलिए वो संभल कर वो जैकेट निकालता है, टाइम रहते बाहर फेंक देता है जिससे धमाका बाहर होता है। पर तभी शिजिन देखता है आर्गस पीछे से गोली चलाने वाला था, तो वो मोहन को कवर कर लेता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। तो उसे सेव करने के बाद वो आर्गस को गोली मार देता है जिससे आर्गस मारा जाता है। शिजिन जनरल यून को मिशन कंप्लीशन का रिपोर्ट देता है। अब दूसरे मिनिस्टर लोग तो उनसे गुस्सा होते हैं, लेकिन
लेकिन खुद प्रेसिडेंट आकर जनरल यून और कैप्टन शिजिन की तारीफ करते हैं। म्योंगजू अब काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी, तो वो देयोंग को सही सलामत देकर बहुत हैप्पी होती है। इधर शिजिन आर्गस के बॉडी को यूएस आर्मी को सौंप देता है। इधर मोइन और बाकी डॉक्टर्स की टीम का वापस जाने का टाइम हो चुका था, इसीलिए वो आखिरी बार अपने सारे पेशेंट्स को चेक करने जाते हैं, उन सभी को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। देन वो शिजिन से मिलने जाती है। शिजिन उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है, तो मोइन उसे गले लगा लेती है और उसे बताती है कि यहाँ रहकर इतने टाइम साथ बिताने के बाद वो समझ चुकी है कि वो शिजिन से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि अगली बार से जब भी शिजिन किसी डेंजरस मिशन पे जाएगा तो मोइन को बताकर जाए, डायरेक्टली नहीं तो बस ये बता देना कि मैं मॉल जा रहा हूँ, इससे मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तुम किसी डेंजरस मिशन में रहो, दुश्मनों से लड़ रहे होगे, इन सबसे अनजान मैं अपने दोस्तों के साथ हैप्पीली रहूं, मैं तुम्हारी फिक्र करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए परेशान होना चाहती हूँ। तो शिजिन उसे प्रॉमिस करता है। शिजिन और मोइन फातिमा को शिजिन की फ्रेंड वैलेंटाइन के पास ले आते हैं, जो उसे अडॉप्ट करती है। तो फातिमा मोइन से प्रॉमिस करती है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और उसकी तरह ही एक डॉक्टर बनेगी। तो डॉक्टर्स के वापस जाने का टाइम आ चुका था। सब लोग साथ में ग्रुप फोटोज खिंचाते हैं एंड डॉक्टर्स की टीम कोरिया वापस चले आते हैं, जहाँ हॉस्पिटल में इन सबका स्वागत किया जाता है। तो मोइन ने जैसा कहा था हॉस्पिटल के चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देकर चली जाती है। अपना खुद का हॉस्पिटल बनाने के लिए बैंक से लोन लेने जाती है, मगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसने रेजिग्नेशन जो दे दिया था। जब वो शिजिन को ये बात बताती है, शिजिन कहता है क्या तुम पागल हो, लोन लेने के बाद जॉब छोड़ना था ना। तो मोइन उससे चिढ़कर हॉस्पिटल वापस आती है और चेयरमैन से कहती है कि थोड़ी जल्दबाजी से मैंने रिजाइन कर दिया, पर मैं फिर से हॉस्पिटल की स्टार डॉक्टर का काम संभाल सकती हूँ। चेयरमैन कहता है मुझे तो पता ही था, पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफर इमरजेंसी वार्ड में कर दिया गया है, तो काम करना है तो वहाँ से शुरू कर सकती हूँ। तो मोइन फिर से इमरजेंसी वार्ड में आ जाती है अपने पुराने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ। इधर उरुक में म्योंगजू पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और अब तो इन्हें जनरल यून की परमिशन भी थी, इसलिए इनकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी तरह चल रही थी। उरुक में इनकी ड्यूटी भी खत्म होती है। शिजिन और देयोंग के साथ अल्फा टीम कोरिया वापस आ जाती है। साथ में इन्होंने काफी टाइम से ड्रिंक नहीं किया था, इसीलिए फुल बॉयज पार्टी चलती है, जिन्हें संभालने के लिए मोइन और म्योंगजू को आना पड़ता है। तो वेकेशन खत्म होने के बाद इन्हें फिर से काम में लौटना पड़ता है, जहाँ इस बार उन्हें कुछ वीआईपीज को प्रोटेक्ट करना था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली थी, तो उन वीआईपीज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी साउथ कोरिया की ओर से शिजिन की टीम की थी और नॉर्थ कोरिया से आया था कैप्टन आन। तो पहले दिन की शिफ्ट खत्म करके शाम को शिजिन मोइन के साथ डेट पे जाता है। दोनों नॉर्मल कपल्स की तरह अपनी डेट एंजॉय करते हैं। अगले दिन फिर से ड्यूटी पे जाते हैं। ये लोग पार्किंग से ऊपर जा ही रहे थे, तभी कैप्टन आन पहुंच जाता है। इसके कुछ ही देर में एक वैन से कुछ लोग आते हैं और कैप्टन आन पे गोली चलाने लग जाते हैं। तो शिजिन एंड टीम उसे बचाने में लग जाते हैं, मगर कैप्टन आन को बचाने के चक्कर में शिजिन को गोली लग जाती है। बैकअप फोर्सेस आ जाते हैं, उन अटैकर्स को पकड़ लिया जाता है। शिजिन और कैप्टन आन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शिजिन की कंडीशन देखकर मोइन की हालत खराब हो जाती है। वो रोते हुए उसे जल्दी से आईसीयू में ले जाने लगती है। शिजिन की हार्ट बीट नहीं आ रही थी, पर मोइन उसे सीपीआर देते हुए जाती है, जिससे उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है। होश में आते ही वो सबसे पहले कैप्टन आन के बारे में पूछता है। दोनों को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है और बॉडी से बुलेट्स को निकाल लिया जाता है। तो दोनों ही रिकवर कर रहे थे। शिजिन कैप्टन आन से बात करने जाना चाहता था, लेकिन मोइन तो उसे हिलने भी नहीं देती और उसे स्ट्रिक्टली रेस्ट करने के लिए धमकी देती है। कुछ ही देर में चीफ एंड देयोंग सब मिलने आते हैं, जिनके जाने के बाद शिजिन कैप्टन आन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम पे हमला क्यों हुआ था। अब क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया से था, इसीलिए पूरे रूम में बग्स वगैरह लगे हुए थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसीलिए शिजिन मोइन की हेल्प से कैप्टन आन को एक टेस्टिंग रूम में शिफ्ट कराता है, जहाँ कैप्टन आन उसे सारी सच्चाई बताता है कि जिस मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए वो साउथ कोरिया आया था, उसने अपने ही देश के साथ गद्दारी किया था। इसके बारे में कैप्टन आन को पता चल गया था, इसीलिए वो उसे मरवाना चाहता था। तो शिजिन कैप्टन आन की हेल्प करता है उस मिनिस्टर का भांडा फोड़ने में। कैप्टन आन को जब उस मिनिस्टर के पास भेजा जाता है, तो वो मिनिस्टर फिर से कैप्टन आन पे गोली चलवा देता है। उसे लगा कि कैप्टन आन मर चुका है, इसीलिए वो बिंदास अपनी मीटिंग के लिए जाता है। लेकिन कैप्टन आन तो जिंदा था, क्योंकि शिजिन ने उसे यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर भेजा था। वहीं उसके ड्रेस में नकली ब्लड भी सेट किया हुआ था। इवन उस स्नाइपर को शिजिन ने पहले ही पकड़ लिया था और उसकी जगह गोली शिजिन ने ही चलाई थी। इधर नॉर्थ कोरियन मिनिस्टर बाहर आता है, तो उसे नॉर्थ कोरियन एजेंसी पकड़ लेती है, क्योंकि उसके गलत कामों का कच्चा चिट्ठा कैप्टन आन ने नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस को भेज दिया था। इस तरह शिजिन ने कैप्टन आन को दूसरी बार बचाया था। तो मोइन के चेक करने आने से पहले शिजिन अपने हॉस्पिटल रूम में वापस चला आता है। मोइन रात को चेक करने आती तो वहीं रुक जाती है। शिजिन का ध्यान रखने के लिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो दोनों साथ में बैठकर वही मूवी देखते हैं जो इन्होंने थिएटर में मिस किया था। तो मूवी देखते देखते दोनों वहीं सो जाते हैं। अगले दिन शिजिन को डिस्चार्ज मिल जाता है, तो मोइन उसे व्हील चेयर पे बिठाकर घर ले जा रही थी। शिजिन कब से हेडफोन में कोई गाना सुन रहा था। मोइन गाना चेक करने जाती है, तो उसे पता चलता है कि शिजिन उसका कन्फेशन सुन रहा था, जिससे उसे अगेन काफी एम्बैरेसिंग लगता है। उसने व्हीलचेयर से हाथ हटा लिया था और सामने थोड़ा सा डाउन था, जिससे शिजिन का व्हीलचेयर तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है और एक जगह से टकरा कर वो व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। मोइन भागते हुए आती है, व्हीलचेयर की ज्यादा फिक्र करने लगती है। शिजिन कहता है इधर तुम्हारा बॉयफ्रेंड पड़ा हुआ है और तुम्हें व्हीलचेयर की पड़ी है। मोइन कहती है फालतू में व्हीलचेयर के पैसे वेस्ट हो गए। शिजिन उसे टीज करते हुए कहता है कि समझ गया, तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसों की फिक्र है। इसी तरह नॉर्मल कपल्स की तरह इनका मिलना जुलना लगा रहता है। देयोंग और म्योंगजू भी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरह शिजिन एक दिन मोइन की मॉम से भी मिल लेता है, उनसे भी इनके रिलेशन को ग्रीन लाइट मिल जाती है। इसी तरह कुछ और दिन हैप्पीली बीत जाते हैं, पर फिर एक दिन अल्फा टीम को बुलाया जाता है, जहाँ इस बार उन्हें अल्बेनिया एक मिशन के लिए जाना था। जनरल यून देयोंग से पूछते हैं कि वो जाना चाहता है या नहीं। देयोंग कहता है वो अपनी टीम के साथ जाएगा। तो जनरल यून उसे कहते हैं कि सेफली वापस लौटना, फिर म्योंगजू को साथ लेकर मुझसे मिलने आना। आज रात 9 बजे इन सबको निकलना था, इसलिए सभी लोग अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। देयोंग म्योंगजू से मिलने जाता है और शिजिन मोइन को मिलने बुलाता है और बताता है कि मैं मॉल जा रहा हूँ। मोइन समझ जाती है कि वो मिशन पे जा रहा है। उससे पूछते है कि कितने टाइम के लिए। शिजिन बताता है 3 महीने के लिए। मोइन सैड होती है तो उसे गले लगाता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। तो फिर अल्फा टीम निकल जाते हैं अल्बेनिया अपने मिशन के लिए। वहाँ पहुंचकर शिजिन मोइन को मैसेज कर देता है। कुछ दिनों तक इनकी मैसेज में बातें चलती रहती है, और फिर शिजिन ने बहुत सारे मैसेजेस को ऑटोमेट कर दिया था, क्योंकि आने वाले दिनों में वो फोन को यूज नहीं कर सकता
चुका था। तो मोयन उसके मैसेजेस को देखकर ही हैप्पी होती है। तो इसी तरह देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। आज शिजिन एंड टीम वापस लौटने वाले थे। शिजिन और देयोंग पेट्रोलिंग करते हुए थोड़ी दूर आ गए थे, मगर तभी शिजिन को एक गोली लग जाती है और अचानक से इन पे हमला शुरू हो जाता है। इनका मिलिट्री हेलीकॉप्टर काफी दूर था और दुश्मन इनके करीब आ रहे थे। देयोंग शिजिन को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी इनकी तरफ एक बॉम्ब आता है और ये जगह ब्लास्ट हो जाती है। कुछ देर बाद जब इनके टीममेट्स यहाँ चेक करने आए तो यहाँ उन्हें दोनों की बॉडीज तक नहीं मिली, इसीलिए बाकी सब बहुत ही सैड होकर वापस लौट आते हैं। शिजिन और देयोंग की मौत की खबर सुनकर पूरी आर्मी दुखी थी। मोयन और म्योंगजू को जब उनके बारे में पता चलता है, दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। रोने के अलावा वो दोनों और कुछ भी नहीं कर पाती। 1 महीना बीत जाता है। मोयन और म्योंगजू अब दोस्त बन गए थे। दोनों शिजिन और देयोंग के बारे में याद करते हुए काफी सारी बातें करते हैं। म्योंगजू उनके दोस्ती के किस्से सुनाती है अपना मन हल्का करने के लिए, पर घर लौटकर दोनों फिर से उनकी याद में बहुत रोती है। मोयन अभी शिजिन के नंबर पे मैसेजेस करती रहती थी, उससे अपनी सारी फीलिंग्स एंड बातें शेयर करती थी। अब 6 महीने बीत चुके थे। मोयन वॉलंटियर वर्क करने के लिए अल्बानिया आती है, जहाँ वो अपना काम खत्म करने के बाद उस जगह पे आती है जहाँ शिजिन की आखिरी जंग हुई थी। वो अभी भी उसके नंबर पे मैसेजेस कर रही थी। इवन वो अपने साथ एक आर्मी वॉकी टॉकी भी लेकर आई थी, जिससे वो उरुक में शिजिन के साथ बात करती थी। तो वो शिजिन की याद में फ्लावर्स रखती है और वॉकी टॉकी में उसका नाम लेकर उसे याद करती है। और तभी उसे वॉकी टॉकी पर शिजिन का रिप्लाई आता है, जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। पहले तो उसे लगा कि शायद वो उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है, इसीलिए उसे शिजिन की आवाज आई। पर तभी फिर से वॉकी टॉकी पर शिजिन की आवाज आती है, जो उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। मोयन फोन चेक करती है तो देखती है शिजिन को भेजे हुए सारे मैसेजेस सीन हो गए हैं। तो वो पीछे मुड़कर देखती है, तभी वो शिजिन को सामने से आता हुआ देखती है। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसीलिए वो भागकर उसकी ओर जाने लगती है। उसे छूकर देखती है, कंफर्म होने के बाद रोते हुए गले लगा लेती है। इधर म्योंगजू उरुक में ड्यूटी कर रही थी। स्नोफॉल होने लगता है तो वो बाहर आती है। तभी वो सामने से देयोंग को आता हुआ देखती है, तो वो रोते हुए उसे गले लगा लेती है। तो इन दोनों से पूछते हैं कि दोनों थे कहाँ और उस ब्लास्ट से कैसे बचे। तो ये बताते हैं कि उस बॉम्ब से तो वो बच गए थे, पर दुश्मन आर्मी ने उन्हें एक जगह पे बंदी बनाकर रखा था। 150 दिन से भी ज्यादा उन्हें वहाँ टॉर्चर किया गया, पर इन्हें जिसने वहाँ से बचाया था वो था नॉर्थ कोरियन कैप्टन आन, जिनके कुछ सोल्जर्स को वहीं पे बंदी बनाकर रखा गया था। तो वो अपने सोल्जर्स को यहाँ छुड़ाने आया था। तभी उसने इन्हें देखा तो इन्हें बचाया। मोयन शिजिन का फर्स्ट एड वगैरह कर देती है। उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा था कि शिजिन उसके सामने है, इसीलिए वो अपने वॉलंटियर फ्रेंड से भी कंफर्म कराती है। वीडियो कॉल पे अपने दोस्तों से भी बात करती है, जो शिजिन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो दोनों कोरिया लौट आते हैं। शिजिन और देयोंग को सही सलामत देखकर जनरल, चीफ कमांडर, बाकी सोल्जर सभी लोग बहुत इमोशनल होते हैं। दोनों छुट्टी लेकर अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन रेड वेलवेट आइडल ग्रुप आर्मी कैंप में परफॉर्म करने आती है, जहाँ सारे सोल्जर्स तो फुल फैन बॉइंग पे उतर आते हैं। स्पेशली शिजिन और देयोंग, तो उनकी परफॉर्मेंस की वीडियो स्ट्रीम हो रही थी, जिसमें शिजिन और देयोंग को फैन बॉइंग करता हुआ देखकर मोयन और म्योंगजू तो बहुत जेलस होते हैं। मोयन फिर से स्टार डॉक्टर बन गई थी। इसी तरह जब एक बार उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया था, मोयन ने कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो उसने शिजिन को जेलस फील कराने के लिए कहा था, जो वो सच में काफी ज्यादा होता है। इधर म्योंगजू और देयोंग और रुकना नहीं चाहते थे। दोनों सीधे म्योंगजू के डैड के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि दोनों शादी करना चाहते हैं। मिस्टर यून तो उन्हें परमिशन दे देते हैं और अब तो उन्हें देयोंग पे बहुत प्राउड था, क्योंकि वो इतना बेहतरीन सोल्जर जो था। इधर शिजिन और मोयन भी साथ में ही रहने लगे थे। कुछ दिन बाद दोनों उरुक के उसी आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ का पत्थर ले जाकर शिजिन ने कहा था कि दोनों वापस आएंगे। तो दोनों उस पत्थर को यहाँ वापस रख देते हैं। रात को वाइन पीते हुए आसमान के तारे देखते हैं और हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। तो उनकी ब्यूटीफुल किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहीं पे होती है। ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही रोमांटिक ड्रामा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।